आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोग गणतंत्र दिवस मना के आज आगे फिर से शुरुआत किए हैं और कल हम लोगों ने जो सीखा था, कहने का मतलब है कि कांग्रेस का छठा अधिवेशन कलकत्ता में 1890 में हम लोगों ने कल वहाँ तक पढ़ा था, जो छठा भी था कलकत्ता में हुआ था। आपने देखा कि प्रथम बम्बई में हुआ, फिर दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा फिर मद्रास में हुआ और चौथा फिर उत्तर भारत में इलाहाबाद में हुआ। ठीक, 4 हुए और फिर पांचवा फिर आया बम्बई और छठा फिर कलकत्ता पहुंचा। तो कांग्रेस का अधिवेशन प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में हुआ करता था। तो कांग्रेस के अधिवेशन ऐसे चलते रहते थे, साथ ही साथ घटनाक्रम भी चलता रहता था। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कांग्रेस आंदोलन या एक तरह से कहिए राष्ट्रीय आंदोलन, चूँकि कांग्रेस के नेतृत्व में ही हुआ, तो चाहे हम कांग्रेस के आंदोलन के हैं या राष्ट्रीय आंदोलन के हैं, उसमें देखेंगे कि करीब 20 वर्ष का 1885 से 1905 20 वर्ष का जो कांग्रेस का समय रहा, इसको उदारवादी काल कहा जाता है। और इस बीच 1890 से 1905 यानी छठे से लेकर आगे तक की हम बात करें तो ये 1905 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है, उसकी आगे चर्चा करेंगे। और 1896 में कलकत्ता में ही 12वां होता है, जैसे 90 में हुआ छठा, तो 96 में माने 6 साल बाद 6 12 हो जाएगा। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में ही हो रहा है रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में, और वहाँ पहली बार वंदे मातरम का गायन कांग्रेस मंच से किया जा रहा है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और यह प्रश्न कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम किस सत्र में, सेशन में पहली बार गाया गया, तो 12वें अधिवेशन में 1896 में कलकत्ता में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, तो वंदे मातरम लिखा। इसी को जो 1896 में कलकत्ता सेशन में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित और सेशन में पढ़ा गया, इसको तरह तरह से शब्दावली बदल के बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो इसको हमने इस वजह से देखिए लिख दिया। और उस सेशन के अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। बकिया जो कांग्रेस के अधिवेशन क्रमशः हो रहे थे, उनमें कोई खास ज़्यादा महत्व नहीं है। जो अधिवेशन महत्वपूर्ण रहेगा उसकी हम चर्चा बीच में कर लेंगे। और एक 1905 वाला अभी हम जानबूझ के छोड़े हुए हैं कि 1905 का जो अधिवेशन होता है वो वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में होता है। इतना जान करके हम लोग 1885 से 1905 तक की यात्रा को थोड़ा समझते हैं कि ये जो उदारवादी काल कहा जा रहा है, आखिर इस काल में कांग्रेस की क्या उपलब्धियां रहीं और क्या आलोचना इनके लिए होती है कि ये क्या हासिल कर पाए, क्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो 1885 से 1905 तक की यात्रा का आज संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कार्य कारण में या वैसे ही जब हम किसी कालखंड की समीक्षा करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ आलोचना मिलती है, कुछ उपलब्धियां रहती हैं, कुछ प्रत्येक काल की एक सीमाएं होती हैं। चाह करके भी उस स्तर तक जितना मेरे मन मस्तिष्क में है या मुझे यह है कि ये हमें मिल जाता, वो नहीं हो पाती है। तो हर कालखंड की अपनी एक सीमा होती है और किसी कालखंड में क्या कैसे होगा वो काफ़ी कुछ परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। माने अंग्रेजों का शासन है, बिल्कुल शुरुआती दौर का संगठन है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा इस कालखंड से करें तो शायद उचित नहीं है, लेकिन इतिहास तो इतिहास है, वो तो समीक्षा करता ही है कि इस कालखंड में इस संगठन ने क्या पाया या क्या नहीं पा सके। ये सामान्य सा नियम है।
तो हम लोग भी उस बात को आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस कालखंड में क्या मिला और क्या रह गया। इसके आधार पर हम लोग आगे की चर्चा आज करते हैं। तो जरा देखते हैं कि क्या मिला। ठीक है, तो पहले आलोचना की ही बात कर लें। इस समय अत्यंत उदारवादी काल माना जाता है। इनका मानना था इस समय के जो भी कर्ता धर्ता थे, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए, बंकिम चंद्र चटर्जी हुए, व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए, जो भी उस समय के प्रमुख नेता थे, इनका यह मानना था कि अंग्रेज बड़े न्यायप्रिय हैं, उदार हैं, इनको हमारी समस्या का शायद ठीक से ज्ञान नहीं है, इस वजह से मेरी समस्याएं हैं। यदि इनको हमारी समस्या का ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से, चूंकि बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, इनके तमाम साहित्यकार जैसे बर्क हैं, मिल हैं और जो बेंथम हैं, इनके जो उदारवादी विचारक हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा तो पूरा समाज ही होगा, शासक वर्ग भी होगा। तो इन्हें यह था कि यदि हम अपनी समस्या को ठीक से बता ले गए तो निश्चित रूप से ये हमारी जो समस्या है इसका समाधान करेंगे। आपने देखा कि इलाहाबाद का जब अधिवेशन होता है चौथे में, मद्रास से ही थोड़ी बात बिगड़ने लगती है। इलाहाबाद का सेशन जो चौथा हो रहा है उसमें अंग्रेज एकदम खिलाफ हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन ही यहाँ ना होने पाए। ठीक, पांचवें में फिर हम लोग बम्बई पहुँचते हैं, छठवें में फिर कलकत्ता पहुँच रहे हैं। तो उसी समय से कांग्रेस जनों का मन हुआ कि शुरुआत में ही अंग्रेजों से बैर मोल लेना ठीक नहीं है, शुरू में ही। तो उन्होंने यह भी सोचा कि भारत में प्रचार के बदले हम लोग इंग्लैंड में प्रचार करते हैं, इस सोच के तहत कि अंग्रेज हमारी समस्या को ठीक से जान नहीं पा रहे हैं, अगर जान जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे, ऐसा उन लोगों का मानना था। चूँकि पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें भी बहुत इस टाइप का अनुभव नहीं था और कई चीज़ें अनुभव से भी मिलती हैं, परिस्थिति जन्य ज्ञान मिलता है। तो इस समय क्या हुआ था कि ये लोग प्रार्थना पत्र दिया करते थे, प्रतिवेदन दिया करते थे और अपनी समस्याओं को उभारने के लिए, बताने के लिए शिष्टमंडल भेजते थे, स्मरण पत्र भेजते थे। ये इनके हथियार थे उदारवादियों के। तो ये हमें ये चार शब्दों का जरा ध्यान रखना रहता है। कभी कभी इन्हीं को मिला के प्रश्न बना लेते हैं कि इनका मामला यह था कि हम प्रार्थना पत्र देंगे, ठीक है, प्रतिवेदन देंगे, शिष्टमंडल भेजेंगे। शिष्टमंडल आमतौर पे होता है कि 4, 6, 10 जो भी उचित समझे उतने लोगों का एक समूह बना दिया जाता है और उन्हें एक कार्यभार सौंप दिया जाता है कि आप जाएं, इनसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलें और अपनी बात वहाँ रखें, समझाएं उन्हें, शासकों को खास करके, कि यह समस्या है, इसका समाधान आप करिए। उससे होता क्या है, आज भी हम लोग इस बात को करते हैं, किसी समस्या का समाधान करवाना होता है, मान लीजिए आज के दौर में जिलाधिकारी से किसी समस्या का समाधान करवाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक संगठन के तहत ही मान लीजिए जाना हुआ तो 4-6 लोग मिल करके हम अपनी बात रखने जाते हैं। वहाँ जाने पे अपनी बात रखने पे संभव है हमारा समाधान हो जाए, या ये भी हो सकता है कि समाधान ना हो, हमें कुछ ऐसे माने हटा दिया जाए या कुछ इधर उधर की बातें करके बगल कर दिया जाए। तो हम लोग क्या देखते हैं, यार ये पद्धति काम नहीं आ रही या इसके लिए कुछ और प्रयास करना होगा। तो दोनों स्थितियों में हमें लाभ होता है, या तो हम उपलब्धि को पा लेते हैं या नहीं पा लेते हैं। तो ये सोचने को विवश होते हैं कि आखिर अब कौन सी चीज़ लगाएं। तो यही था उस समय मामला। तो प्रार्थना, प्रतिवेदन और शिष्टमंडल स्मरण पत्र के माध्यम से अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। उस समय के जो कर्ता धर्ता थे वो खास करके वकील, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर और साहित्यकार, यही 5 वर्ग समाज का जो उच्च वर्ग पढ़ा लिखा था वही इसमें ज़्यादा शामिल था। और हमने पहले भी चर्चा करी है, अब भी कर रहे हैं कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में हमारे लोगों को पूर्ण निष्ठा थी। उनको ये था कि ये भले लोग हैं, कह भी रहे हैं इस बात को, और ये भले लोग हैं, निश्चित रूप से अगर हम अपनी बात कहेंगे तो मानेंगे। और उनका यह भी मानना था कि किसी भी संस्था में, किसी भी चीज में एकाएक बदलाव नहीं हो सकता। उनका ये मानना था कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। ऐसा उस समय के लोग सोच पा रहे थे कि ऐसे ही होगा। और
बिल्कुल साधारण मांगे वो रखते थे, बिल्कुल साधारण मांगे, जैसे सैनिक व्यय में कमी कर दी जाए, जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं माने विधायन की संस्थाएं हैं उनमें विस्तार कर दिया जाए और भारतीयों को भी शामिल कर दिया जाए, जो न्यायिक सेवा और कार्यकारी सेवा है इसको अलग अलग कर दिया जाए, भारतीयों की भागीदारी और बढ़ाई जाए। ऐसी साधारण सी मांगे वो करते थे। अब एक मन करेगा कि आखिर ये करके क्या पा रहे थे, लेकिन दूसरा मन ये करेगा कि ये बिल्कुल शुरुआती दौर में ऐसी ही मांगे कर करके हम अपनी मांगे धीरे धीरे मनवाते हैं तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है, साथ ही हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं। ऐसा उस समय के लोग सोचते भी थे, जो एक तरह से उचित भी था। बिल्कुल शुरुआती दौर में हम ऐसी मांग करें जो न हमारे लिए उचित है न उनके लिए उचित है, शायद ऐसा ही होता है, चूँकि अभी संगठन बिल्कुल शुरुआती दौर का है। जैसे उसको एक उदाहरण के तौर पर लें कि हम लोग मान लीजिए एक पेड़ लगाते हैं, बरगद का पेड़ होना हुआ, जो एक समय कालखंड में बहुत बड़ा विशाल बन जाता है, उसको उखाड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन शुरुआत के दौर में उस बरगद के पेड़ को भी एक फेंस माने चहारदीवारी की सुरक्षा की जरूरत रहती है, और धीरे धीरे वो जैसे बढ़ता जाता है फिर चहारदीवारी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, वो पेड़ बड़ा होकर के माने घनीभूत छाया देता है। ठीक इसी तरह से संगठन के लेवल पर भी हम शुरुआत में ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से ही आगे बढ़ते हैं, हम आत्मविश्वास हासिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब कालखंड है तो उसमें तो उपलब्धियां और आलोचना होती ही है, तो होगी, तो ये है उनकी आलोचना में कहा जाता है। लेकिन हम अगर उनकी उपलब्धियां देखें, इससे भी खूब प्रश्न बनते हैं, अगर उनकी उपलब्धियां देखें तो यह देखते हैं ये साम्राज्यवाद का उन्होंने आर्थिक विवेचन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत दे करके, और रमेश चंद्र दत्त उन्होंने आर्थिक इतिहास पुस्तक लिख करके साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन किया। हमारे लोगों को यह बताया कि भारत का जो भू राजस्व है, जो यहाँ का संसाधन है, ये अंग्रेजों के पास जा रहा है, कभी सैनिक व्यय के रूप में, कभी प्रशासनिक व्यय के रूप में, कभी ऐसे। इवन देन एक लोग कह रहे हैं कि भारत का जो संपूर्ण राजस्व है या धन है वो गंगा नदी के किनारे से सोख करके लंदन में टेम्स नदी बहती है, टेम्स नदी के किनारे वहाँ माने निचोड़ दिया जाता है। उसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ का राजस्व वहाँ भेजा जा रहा है। हमारी गरीबी का तो मुख्य कारण यही था, हमारा राजस्व हमारा यही खर्च हो, हमारे लोगों पे खर्च हो, तो किस बात की गरीबी, हम समृद्ध हो जाएंगे, समृद्ध थे ही हम, ठीक है। तो इस बात का उन्होंने विवेचन बड़े अच्छे ढंग से किया, साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन बहुत बढ़िया ढंग से किया, और इसने हमारी जनता में अंग्रेजों के प्रति धारणा बदलने में बड़ा महत्वपूर्ण। धारणा क्या होती है? धारणा का मतलब यह है कि मन मस्तिष्क में यह बात बैठी हो कि हाँ ये मेरे लिए अच्छे हैं। अब उस अच्छाई को हटाने के लिए आपके पास तर्कपूर्ण तार्किक ढंग से एक डाटा पैमाना होना चाहिए, जिससे कि आपकी धारणा बदल जाए। और धारणा को उन्होंने पहले से ही बड़े गहरे से बैठाया था। कैसे बैठाया था? आपसे एक आध बार हमने पहले भी चर्चा करी है कि उन लोगों ने पाठ का पहला ही भाग यह रखा था अंग्रेजी शासन के लाभ। तो बच्चे के मन मस्तिष्क में बिल्कुल शुरुआती दौर से ही अंग्रेजी शासन के लाभ बैठ जाता था। जैसे आज हम लोग किसी पाठ में रखते हैं, जो पाठ हम लोग पढ़ते हैं, चाहे छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो, उसमें कोई न कोई शिक्षा निहित रहती है ना, और वो शिक्षा हम सोचते हैं कि हम हृदयंगम कर लें, बैठा लें मन में। तो ऐसे ही अंग्रेजी शासन के बारे में बैठा था। तो अब क्या हुआ कि जब इस धारणा को हटाना होगा तो आपके पास मजबूत तर्क होना चाहिए। तो ये साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन करके हमारे लोगों की जो धारणा दृढ़ बैठी थी उसको बदलने में ये लोग बड़े कामयाब हुए। बड़ी गहराई से उन्होंने विश्लेषण किया कि हमारी गरीबी का कारण आर्थिक, ये साम्राज्यवाद का आर्थिक दोहन है, ठीक है। और जैसे फिर उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जैसे उस समय आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व हुआ करता था, तो भू राजस्व की अलग अलग पद्धतियां पूरे देश में उन लोगों ने चलाया हुआ था। जैसे उत्तर भारत में महालवाड़ी चलाए हुए हैं, तो बंगाल वाले क्षेत्र में इस्त मुरारी बंदोबस्त चलाए हुए हैं,
उसमें दक्षिण भारत में दूसरी व्यवस्था चलाए हुए हैं, और सबका मूल ये है कि अधिकतम राजस्व वसूल करना। सारे तीनों पद्धतियों का एक तरह से यही मूल लक्ष्य है कि अधिक से अधिक हम भू राजस्व वसूल करें, और जब अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करेंगे तो हमारा किसान क्या करेगा। जैसे उस समय आज की जैसी सुविधाएं नहीं थी, तकनीकी ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं था, मौसम की प्रतिकूलता रहती थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ मानसून 4 महीने का माना जाता है, जो निश्चित रूप से 4 महीने तक नहीं रहता है। कई कई कालखंड में अंतराल से बरसात होती है, तो यानी वर्षा के सहारे खेती हमारी ठीक से हो नहीं सकती, और खेती होने के लिए तकनीक चाहिए जो नहीं थी, या अगर आ सकती थी तो अंग्रेज उसको लाते, जो लाने वाले नहीं थे। तो किसी तरह से हमारे किसान अपना हाड़ तोड़ मेहनत करके जो उत्पादन कर रहे हैं, वो उनके बदले भू राजस्व के रूप में अंग्रेज अधिक से अधिक ले रहे हैं। अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और कोई समस्या आई, फिर भी कर में कोई छूट नहीं। आप देखेंगे आगे चल के कि कर को लेकर के ही तमाम आंदोलन हो रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। तो भू राजस्व में बढ़ोतरी का विरोध उन्होंने जोरदार तरीके से किया, व्यय का विरोध किया, और एक चीज़ और उन्होंने जैसे दिखाया कि भाषण, प्रेस, विचार और संगठन, ये चीज़ें एक तरह से हमारे लिए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नई थी। तो इसको उन लोगों ने लोकप्रिय बनाया कि यदि हम भाषण देते हैं, जैसे हमने भाषण मान लीजिए देना शुरू किया, 20 लोग 50 लोग सुने, समझे, उस तथ्य को जाने, फिर वो ले जाएंगे और लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि आज हमने ऐसी ऐसी बात सुनी, तो भाषण हुआ। प्रेस क्या हुआ कि जैसे पहले क्या था, हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें हस्तलिखित हुआ करती थी, वो हाथों से लिखी जाती थी। जब प्रेस आया तो चीज़ें मशीनों के द्वारा लिखी जाने लगी, ज़्यादा सरलता से और ज़्यादा मात्रा में लिखी जाने लगी। तो प्रेस की चीज़ें, लिखित चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगी, लोग ज़्यादा पढ़ने लगे, ज़्यादा समझने लगे। जैसे आज ही देख लीजिए, प्रतिदिन प्रत्येक शहर में यदि आप देखें तो कितना समाचार पत्र छप के आता है और सब वितरित होता है, सब पढ़ते हैं। शाम तक वो खबर बासी हो गई, अगले दिन के लिए फिर नया अखबार छप रहा है, वो आ रहा है। तो सोचिए कि अगर यही अखबार हमें ना मिले, खैर सोशल मीडिया है, आप टीवी से, अपने फ़ोन से जान लेते हैं, लेकिन अगर इसको भी बंद कर दें तब तो था ही नहीं, इसको भी बंद कर दें और पेपर भी बंद हो जाए तो खबरें कहाँ से मिलेंगी, पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। उस समय जब प्रेस आया और प्रेस से ज़्यादा समाचार पत्र छपने लगे, चीज़ें छपने लगी, तो हमारे लोग धीरे धीरे उसमें रुचि लेके पढ़ने भी लगे और अवेयर होने लगे, जागरूक होने लगे। तो भाषण, प्रेस, विचार और संगठन। विचार का मतलब क्या हुआ, जैसे एक विचार हमारा किसी रूप में बना हुआ है, जैसे यही विचार बन गया कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हैं। अब इस विचार के स्थान पे कोई दूसरा नया विचार आए, इसके लिए भी गहराई से आपको तार्किक ढंग से सोच करके अपना विचार बदलना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं सही है, बल्कि ये सही है, जो ये कह रहे हैं वो झूठा कह रहे हैं। ठीक है, तो विचार की भी अपनी महत्ता है। और यदि किसी चीज़ का आप विरोध करेंगे तो संगठित होकर ही विरोध होने में फ़ायदा है। आपने देखा कि हमेशा एक संगठन होता है, संगठन के झंडा तले सामूहिक रूप से, चूँकि एक व्यक्ति हो सकता है किसी एक चीज़ में माहिर हो, लेकिन अगर 50 लोग जुटे तो 50 लोगों की अलग अलग क्षमताएं हैं, सबकी शक्तियां एक साथ जुटी और वो जुट करके एक शक्ति पुंज बन गई। अब जब वही बात हम लोग अपने शासकों से या किसी से भी कहेंगे तो ज़्यादा मारक, ज़्यादा प्रभावी होगी। तो संगठन की क्या भूमिका है, ये लोग संगठन बनाए भी और उसका उपयोग भी किए। जैसे अंग्रेज समझ रहे हैं कि हमने सेफ्टी वाल्व बना लिया, लेकिन हमारे लोग क्या समझ रहे हैं कि सेफ्टी वाल्व नहीं है, हम जरूरत पड़ने पर आपसे यह भी कह रहे हैं कि अनुनय विनय करते हुए हम चल रहे हैं, लेकिन आंख भी दिखा रहे हैं रह रह के। जैसे मद्रास में ही तीसरे उसमें सेशन में ही, अधिवेशन में ही हम लोगों ने 30,000 25,000 प्रतियां बांट के आलोचना करी। देख रहे हैं चौथे अधिवेशन में अंग्रेजों के विरोध के बावजूद हमारे लोगों ने अपने प्रयास से अच्छा अधिवेशन कर लिया, सफल अधिवेशन कर लिया। फिर यह भी महसूस हुआ कि शुरुआत में ही अंग्रेजों से ज़्यादा बैर मोल लेना ठीक है नहीं। तो धीरे धीरे उन लोगों ने थोड़ी रणनीति में भी हल्का सा बदलाव किया कि हम लोग क्या करेंगे, अब वहाँ प्रचार करेंगे।
अंग्रेजों के यहाँ माने इंग्लैंड में प्रचार करेंगे। इससे क्या हुआ कि हम लोग अपने संगठन को बचाते हुए भी चल रहे हैं और अपनी बात प्रमुखता से रख भी रहे हैं। और इसी बीच इन उदारवादियों ने क्या किया कि साम्राज्यवाद का आर्थिक विवेचन किया बड़ी गहराई से। इसने बड़ा असर डाला और उन्होंने जैसे एक समन्वय किया। समन्वय मतलब क्या हुआ कि देश हमारा खूब बड़ा है, विभिन्न जातियां हैं, धर्म के लोग हैं, विभिन्न समूह हैं, सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। आपने देखा कि कांग्रेस के अधिवेशन देश के विभिन्न भागों में हो रहे हैं। जहां अधिवेशन हो रहे हैं वहां का अध्यक्ष नहीं रहता, अध्यक्ष कहीं दूसरी जगह का रहता है। और उन मंचों से जो बातें कही जाती हैं वो बातें बड़े ध्यानपूर्वक जो उपस्थित लोग हैं वो सुनते हैं और वो सुनी हुई बात को ले जाते हैं, फैलाते हैं। किस माध्यम से? भाषण के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से अपने विचार लगाते हैं। ये सब कर रहे हैं ना। तो इस तरह से राष्ट्रीयता का भी एक तरह से समन्वय उन्होंने पूरे देश के विभिन्न वर्गों के बीच किया। और राष्ट्रीयता का जो बीज है, राष्ट्रीयता का मतलब बस एक लाइन में आप समझें कि अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, उसके हित के प्रति भक्ति। और जब राष्ट्र के प्रति भक्ति होगी तो अपनी प्रति हो ही जाएगी। तो राष्ट्रीयता का बीज उन लोगों ने बड़े गहरे से बोया। ये इनकी उपलब्धियां रही। जैसे आप उसको ऐसे ले लें, हम लोग सभी लोग किसान हैं, किसानी को जानते हैं। जैसे मिट्टी एक तरह से बंजर सी हो या उसमें जुताई बुआई ना हुई हो तो उसको बड़ी गहराई से जोतना, मिट्टी को तैयार करना, इस लायक तैयार करना कि उसमें हम अच्छे से बीज बोएं और वो बीज अनुकूल स्थिति पाके पौधा बने। अब कोई नया व्यक्ति जो जुताई होते या खेत या मिट्टी की तैयारी होते न देखा हो, सीधे बीज बोया गया हो, छोटे छोटे पौधे हों, तो कहेगा अभी इसमें क्या उपलब्धि आई, अभी तो पौधा बड़ा होना है, इसमें फिर फल लगना है। मान लीजिए हम गेहूं की ही बुआई की बात करें तो खेत की खूब तैयारी की जाएगी, तैयारी करके तब उसमें बीज बोया जाएगा। और अगर पौधा छोटा छोटा ही हो और कोई तैयारी के कालखंड को ना देखा हो तो क्या कहेंगे, अरे अभी कुछ नहीं, इतने बड़े बड़े पौधे ही तो हैं, ये पता नहीं कब बड़े होंगे, कब इसमें फल लगेगा। लेकिन अगर आप सूक्ष्मता से विचार करें तो आपको लगेगा कि इस भूभाग को खेती लायक तैयार करने में कितनी गहरी से जुताई की गई होगी, इसकी मिट्टी को ठीक किया गया होगा, बीज बोने लायक बनाया गया होगा और बीज को बड़े गहरे ठीक ढंग से बोया गया। अब ठीक है कि अभी उपलब्धियां ज़्यादा नहीं हैं, फसल हमारी उगी मात्र ही है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन यह आशा एकदम बंध गई है कि यह फसल धीरे धीरे बड़ी भी होगी, इसमें फल भी आएगा। और आपने आगे देखा कि आया भी। कैसे आया कि 15 अगस्त 1947 को वो शुभ दिन आया कि हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, तो फल आया ना। तो इस समय की उपलब्धियां यही रही कि उन लोगों ने राष्ट्रीयता के बीज बड़े गहरे से बोया। तो ये उनकी आलोचना के बिंदु हैं, ये हमें ध्यान रखना रहेगा। ये उनकी उपलब्धियां के बिंदु हैं, ये हमें ध्यान रखना रहेगा। आप चाहें तो इसका ज़रा सा गहराई से देख लें या स्क्रीनशॉट कर लें, हम उसके बाद फिर से थोड़ी सी बात आपको बताते हैं। इस कालखंड में आपने देखा कि कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जब आगे बढ़ रही है तो आपने चौथे वाले में ही देखा, लॉर्ड डफरिन कह रहे हैं कि कांग्रेस एक अल्पतम या सूक्ष्म दर्शी से देखने वाले यंत्र की तरह छोटे से जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। माने हमारे प्रयास को हल्का आंक रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि उनके विरोध के बावजूद हम लोगों ने जो सेशन अधिवेशन अच्छे से इलाहाबाद में किया, वो कहीं न कहीं उनके मन में डर उत्पन्न किया, लेकिन वो डर को दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि अरे तो हल्के फुल्के लोग हैं, इनको सूक्ष्मदर्शी से देख लीजिए, ऐसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि 1900 में लॉर्ड कर्जन आप देखेंगे उनके कारनामे बहुत रहे हैं।
उन कारनामों की वजह से हमको नुकसान तो हुआ, लेकिन हम अवेयर भी खूब हुए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मर रही है और इसके मरने में मैं पूरी सहायता करूंगा, ये धीरे धीरे मर रही है। उसको विभिन्न शब्दों में अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस का महल भरभरा करके गिर रहा है, इसको गिरने में हम पूरी मदद करेंगे। इस टाइप का कह कह के हमारी उपलब्धियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लोगों ने तो लिखा कि कांग्रेस जो है ये छद्मवेशी संस्था है, ये राजद्रोह कर रही है संस्था। माने क्या हुआ कि हमारी उपलब्धियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, अवेयर हमारे लोग हो रहे हैं, हमारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे वैसे चाहे डफरिन हो, चाहे करजन हो या अन्य लोग हों, उनकी आलोचना का स्वर तेज होता जा रहा है। तो कभी कभी क्या अक्सर लॉर्ड डफरिन का कि ये सूक्ष्मदर्शी से देखने लायक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बात कह रहे हैं। करजन कह रहे हैं कि कांग्रेस मर रही है या कांग्रेस का महल भरभरा करके गिर रहा है, इसके गिरने में हम मदद करेंगे। ये दोनों कोटेशन अक्सर पूछे गए हैं और कांग्रेस को एक छद्मवेशी संस्था कही जा रही है। जैसे उन्हें यह विश्वास था कि कांग्रेस केवल ऐसे प्रतिनिधिमंडल यही दिया करेगी और थोड़े थोड़े चीज़ों को दे करके हम इन्हें संतुष्ट रखेंगे और अपना साम्राज्यवाद का जो मूल गुण है या लक्ष्य है उसको हासिल करते रहेंगे। लेकिन जब उन्हें लगा कि तो लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो आलोचना का भी स्वर वो लोग तेज कर रहे हैं। इस पर भी प्रश्न बने हैं और आपको जानने की जरूरत है। उससे ज़्यादा ये कि ये कलकत्ता में जो 12वां सेशन हमारा हो रहा है 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में, इसमें वंदे मातरम जो आज भी हम लोग गाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी पहले लिखे थे, इसको अक्सर प्रश्न बनता है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखेंगे कि किस सेशन में, तो 1896 12वां, और माने ये रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको बहुत बार प्रश्न बना है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। कल से हम लोग थोड़ी सी ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो 1885 से 1905 का कालखंड है, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, थोड़ा सा उनको भी और बारीकी से फोकस करके ये देख लेंगे कि ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो हम उसको कैसे हल करेंगे, और उसका भी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे कि 1905 में जो घटनाक्रम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे हमारे लिए नुकसानदेह है, और उसके जवाब में हम लोगों ने क्या कदम उठाया, उसमें बड़े प्रश्न निहित हैं और बड़ी शिक्षा भी निहित है। तो दोनों की चर्चा अगली कक्षा में हम लोग करेंगे।